विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। के की हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले दिनों कविता पाठ भी कर रहे थे और हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस पर बातचीत भी लगातार हम कर रहे हैं। और अभी हम काव्यशास्त्र पर बातचीत कर रहे थे, कुछ कुछ उसके लेसन पढ़े हम। अभी हम वैचारिक जो पृष्ठभूमि है जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी भी साहित्य का अध्ययन करते हैं तब उसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, उस समय यूज की जाने वाली शब्दावलियां, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, तब तक शायद हम उस घटनाक्रम की जो महत्ता है, वो क्यों घटित हुई, उसके पीछे क्या कारण थे और रीजन क्या थे, उनकी पड़ताल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिर्फ देखिए, किसी कहानी को पढ़ना अलग बात है और उस कहानी के पीछे के बैकग्राउंड को समझ करके उसकी एक महत्वपूर्ण, और वो कहानी क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे हम बात करते हैं उसने कहा था कहानी की। गुलेरी जी की कहानी है, आप जानते ही हैं, 1915 में प्रकाशित हुई थी और उनकी सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। उन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी थी और ये कहानी सबसे फेमस है। आप जब उस कहानी को पढ़ेंगे तो लगता नहीं है कि वो कहानी 1915 में लिखी गई है, जिस समय हिंदी कहानी कोई अपने इस किसी विशिष्ट शबाब पर नहीं थी। लेकिन गुलेरी साहब ने जो कहानी लिखी, उसने कहा था लहना सिंह की प्रेम कहानी, त्रासद प्रेम कहानी, अद्भुत कहानी है, क्लासिक कहानी इसलिए उसको कहा जाता है। कुछ तो बात उसके अंदर होगी कि उस युग की जो तमाम नैतिक विडंबनाएं हो, चाहे राजनीतिक संकट हो, चाहे प्रेम को लेकर के जो बातें होती है, समाज आपकी नैतिकता बोध को कैसे देखता है, आप डायरेक्ट किसी को प्रेम के बारे में आग्रह नहीं कर सकते हैं। देखिए, जमाना और समाज कैसे बदलता है और उसको साहित्य कैसे अपने भीतर अंकित करता हुआ चलता है, इसी बारीक परिवर्तन को समझना हमारा काम है। युग दृष्टि का जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से सामाजिक दृष्टि को बदलता है, जीवन दृष्टि में बहुत सारे नए आयामों को जोड़ता चलता है। और जब वो आयामों को जोड़ता चलता है तो उसके भीतर एक अलग ही तरह की प्रतिध्वनि होती है। तो हम बात कर रहे थे हिंदी नवजागरण की। देखिए, हिंदी नवजागरण कहो या हिंदू नवजागरण कहो, रामविलास शर्मा इसको हिंदी नवजागरण कहते हैं। हिंदी के बड़े आलोचक थे, नामवर भी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका और उनके द्वारा जो काम किया गया था उसी को लेकर के इसको हिंदी नवजागरण कहा जाता है। और नवजागरण का मतलब हमने पहले भी समझने का प्रयास किया था कि आप किस प्रकार से नए विचारों को अंगीकार करते हैं, नई चीजों की तरफ बढ़ते हैं, जो युग के जीवन को बेहतर बनाने का उपक्रम करती है, जिनसे स्त्रियों, हाशिए के लोगों, उन तमाम लोगों को जो कि हमेशा अधिकारों से वंचित रहे, उन्हें अधिकार देने की बात करते हैं। एक ऐसी स्मूथ व्यवस्था को निर्मित करने का उपक्रम हमेशा किया जाता है कि जो उपक्रम कहीं न कहीं जीवन की दृष्टि को बेहतर करता है। तो हिंदी नवजागरण और हिंदू नवजागरण बाद में जब बहुत सारे डिस्कोर्स आए, सबाल्टन डिस्कोर्स अभी आया। सबाल्टन के बारे में बार बार लोग पूछते हैं, हमारे नए जो बच्चे हैं उनको समझना चाहिए कि सबाल्टन क्या है। तमाम हाशिए के वे वर्ग जो कि व्यवस्था में हमेशा उपेक्षित रहे, जिन्हें किसी प्रकार का कोई हक नहीं मिला, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे स्त्रियां हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, है ना। इस प्रकार की बहुत सारी कम्युनिटीज है। और हिंदुस्तान में तो जाति के भीतर भी जाति है कि जो कभी नहीं जाति की बात बार बार की जाती है, तो उसको कहने और समझाने का मतलब यही है कि उस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। और जब तक हम उस तथ्य को नहीं समझेंगे, जब तक उस वास्तविकता को हम समझने से इनकार करते हैं, तब तक समझिए कि बाकी बहुत सारी चीजें जिनकी हम बात करें और कर सकते हैं, शायद वो अप्रासंगिक और अनुपयोगी रह जाती है। ठीक है ना। तो हिंदी नवजागरण का मतलब ही यही है, जिसको हम बार बार काउ बेल्ट भी कहते हैं। हिंदी हिंदी समाज को बोलते हैं ना, जिसको काउ बेल्ट कहते हैं।
हिंदी पट्टी जिसको बोला जाता है, जिसमें तमाम वो क्षेत्र जो हिंदी, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट आ गए हैं, है ना। तो जहां हिंदी बोली जाती है, जहां हिंदी का समझे कि बोलबाला है, तो उस क्षेत्र की हम जब बात करते हैं तो हमारे सामने वो तमाम चीजें आती है, और हम इसको समझने का बार बार प्रयास करेंगे। और समझने की आवश्यकता है कि जब तक सिर्फ हिंदू नवजागरण से काम नहीं चलेगा, हिंदी भाषा के भीतर और समाज के भीतर जब तक वो परिवर्तन घटित नहीं होगा, इसलिए उसको बीमारू स्टेट भी कहा जाता है, बीमारू राज्य कहा जाता है। दक्षिण के लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ग्रोथ हो रहा है और तुम्हारे यहाँ कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा, हमारी इकोनॉमी को तुम खा रहे हो। तो ये उत्तर और दक्षिण का झगड़ा भी चलता रहता है, इस तरह के मनमुटाव और असहमतियां चलती आई और चल रही है। तो इन चीजों को समझने की आवश्यकता है कि सिर्फ बाहर से हम भले ही कितनी ही क्रांतिकारी, कितनी ही महान बातें कर लेंगे या कर रहे हैं, उससे शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा या बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि समाज के भीतर की जो चेतना है उसमें हम स्त्रियों के बारे में किस तरह के विचार रखते हैं, हाशिए के समाज के बारे में हमारी क्या धारणा है, क्या अवधारणाएं हैं, हम कितना अपने आप को लोकतांत्रिक बना पाते हैं, उन मूल्यों की बात कर पाते हैं, वो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। हम सामंती मूल्यों से बाहर आकर के समानता के जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को समाज में कितना स्थापित कर पाते हैं, असल में यही नवजागरण, यही पुनर्जागरण का सवाल है। कि आप बाहर से तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चमक दमक रहे हैं, लेकिन आप घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके लिए कोई इक्वलिटी की बात नहीं करते हैं। तो देखिए बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, और इन अंतर विरोधों को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक भारतीय समाज की जो उसकी भीतर की जो बीमारियां हैं उनको शायद हम, तो यही बात इसके बारे में है। और हिंदी नवजागरण को फिर बार बार हम 1857 के समय से ही शुरू करते हैं, या वहीं से इसको समझने और जानने का प्रयास किया जाता रहा। इसको रेनेसा भी कहा जाता है ना। चाहे स्वतंत्र चेतना की बात हो जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, फिर साहित्य में परिवर्तन की बात हो, भाषा का विकास की बात हो, हिंदी खड़ी बोली के विकास की बात, लोक भाषा और फारसी से मुक्त होकर किस प्रकार से हम हिंदी जो आज लिख रहे हैं उसका डेवलपमेंट करने की बात होती है, सारा समय ये हिंदी नवजागरण या हिंदी परिवर्तन का ही हिस्सा था, है ना। तो इन सारी चीजों को भी समझने की आवश्यकता है। फिर सामाजिक सुधार, जैसा कि मैंने कहा ना कि सामाजिक सुधार बहुत जरूरी है। फिर राष्ट्रीयता, जो नेशनलिटी की जो बात हम बार बार करते हैं, राष्ट्रीय जागरण की जो बात की जाती है, उसका किस प्रकार से क्या होता है, वो भी सारी चीजें हमें समझ में आती है। हम समझ रहे थे कि जिस राष्ट्रीय चेतना की बात हम बार बार करते हैं ना, क्योंकि भारत उसमें गुलाम था ना भाई, ये समझने की आवश्यकता है। जो राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रवाद का जन्म भी उसी समय होता है, और उसी चेतना के कारण भारत का आजादी का जो संघर्ष था, जो इतना लंबा चला, 1857 से लगभग समझिए कि शुरू होता है और 1947 में जाकर के भारत आजाद होता है। तो एक जो लंबी लड़ाई हमारे लोगों ने लड़ी है, हमारे पुरखों ने लड़ी है, वो ऐसे ही नहीं लड़ी है, और उसी लड़ाई का हम आज आनंद ले रहे हैं। कह सकते हैं कि हम आजाद हैं, हम एक आजाद मुल्क के नागरिक, और तमाम वैल्यूज, तमाम सुख सुविधाएं, तमाम अधिकार हमें मिले, जो कि सामंती सिस्टम में, सामंती व्यवस्था में जाहिर सी तौर पर हमारे पास नहीं थे। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसका अग्रदूत माना गया, और बाद में राजा राम मोहन राय, जो आधुनिक नवजागरण, भारतीय नवजागरण के सूत्रधार माने जाते हैं, है ना। देखिए मैंने कहा ना कि नवजागरण का मतलब है कि नए विचारों को अंगीकार करना। ये नहीं कि आप पुराने विचारों को, पुरानी जड़ताओं को ढोते चले जा रहे हैं और लोगों पर आप हावी होकर के उनको नया ज्ञान देते जा रहे हैं। और इसका सीधा सा कारण है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप कैसे बाकी चीजों को चेंज कर रहे हैं, और समाज में परिवर्तन की जो एक अवधारणा है, एक जो आइडिया है, उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा ना कि वो हिंदी नवजागरण कहिए, चाहे आप उसको हिंदू नवजागरण कहिए, चाहे उसको आप नवजागरण कहिए, उसके बहुत सारे आयाम है। क्योंकि देखिए जब हम उस समय की बात कर रहे थे, और रामविलास शर्मा अपने समय में लिख रहे हैं, और आज उसके बाद बहुत सारे डिस्कोर्स, सबाल्टर्न डिस्कोर्स आ चुके हैं। 2000 में रामविलास जी की मृत्यु हो गई थी, और 25 वर्ष हो चुके हैं। तो 25 वर्ष में तो आप जानते हैं कि समाज, साहित्य, चिंतन में कितना कुछ परिवर्तन आता है। तो उसको भी हमें समझने की आवश्यकता, अगर हम उसको समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलेगी। और देखिए इसी बीच बाकी सारी चीजें
भी चलती है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे हिंदी के खड़ी बोली के निर्माण पर। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।